Hello students, let's start economics class. In last classes we have seen the agriculture sector, agriculture development. So in this class we will see the industrial development. We have seen at the time of East India Company our industries are not well developed. हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो वेल डेवलप नहीं थी, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई, कॉलोनियल पीरियड जब हमारा था, उससे पहले का टाइम जो था हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो वेल डेवलप थी. बट आफ्टर द ईस्ट इंडिया केम टू आवर कंट्री, दैट टाइम आवर इंडस्ट्रीज़ आर नॉट डेवलप्ड फुली. उन्होंने क्या किया, हमारी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने ही नहीं दिया. उन्होंने वो यहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटेन ले जाते थे, वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट बना करके फिर हमारे मार्केट में लाके सेल करते थे, है ना. तो दिस टाइप हमारी जो इस वजह से हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो डेवलप नहीं हो पाई. तो लेट्स स्टार्ट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आफ्टर द इंडिपेंडेंस पीरियड एंड आफ्टर द 5 ईयर प्लान. जो 5 ईयर प्लान के बाद में जो हमने कुछ स्टेप्स लिए, उसके बाद हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो कैसा हुआ. द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कैन बी पॉसिबल इफ़ दे हैव गुड इंडस्ट्रीज़ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. द वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ इज़ लिमिटेड. अब डेवलपमेंट हमारी किसी भी कंट्री का तब हो सकता है जब उसकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो वेल डेवलप्ड हों, गुड इंडस्ट्रीज़ हों उसके पास, ठीक है. बट हमारे पास जब इंडिपेंडेंस टाइम में हमारे पास कुछ ही इंडस्ट्रीज़ थी, जैसे कि टाटा बिरला इंडस्ट्रीज़, ठीक है. लेकिन अब नाउ अ डेज़ वी हैव लॉट्स ऑफ वेल डेवलप इंडस्ट्रीज़. अब हमारे पास वेल डेवलप इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी हैं. ब्रिटानिया इंडस्ट्री एंड रिलायंस है हमारे पास, और बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो फॉरवर्ड आई हैं, और हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है वेल डेवलप इंडस्ट्रीज़ हैं. अकॉर्डिंग टू द IPR. IPR क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IPR हेयर? इंडियन रिफॉर्म पॉलिसी. इंडियन रिफॉर्म पॉलिसी इज़ डेवलप इन द मंथ ऑफ अप्रैल, 30th अप्रैल 1956 में. Government increases the role of public sector in the industrial development. The main objective is to prevent the concentration of the wealth from few hands. ठीक है. अब क्या हुआ, जो पब्लिक सेक्टर्स थे वो आगे आए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, और उन्होंने बहुत सारी डेवलपमेंट्स की. अब सी हियर IPR 1956 में क्या हुआ, 30th अप्रैल को ये इंट्रोड्यूस हुआ, एंड इसको 3 शेड्यूल में बांटा गया. दैट इज़ फर्स्ट इज़ शेड्यूल A, शेड्यूल B एंड शेड्यूल C. इन द शेड्यूल ए में क्या हुआ, पहले क्या हुआ कि एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय गवर्नमेंट सेक्टर. शेड्यूल A में सबसे ज़्यादा किसका राज था, गवर्नमेंट का. मीन्स गवर्नमेंट ओन करती थी इसको. शेड्यूल A जो थी उसमें 7 इंडस्ट्रीज़ आती थी. वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ आती थी, आर्म्स इंडस्ट्री. इट मीन्स आर्मी में गन्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, दैट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़. नेक्स्ट इज़ एटॉमिक एनर्जी मीन्स बॉम्ब्स एंड ऑल की इंडस्ट्री, RDX की. एयरक्राफ्ट की, ऑयल, रेलवे, शिपिंग. दोज इंडस्ट्रीज़ आर कंसर्न विद द गवर्नमेंट सेक्टर, फुली गवर्नमेंट सेक्टर से कंसर्न थी. नाउ शेड्यूल B में जो इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया उन्होंने, दैट इज़ ओन्ड बाय द बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर. बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ओन करता था बोथ को. नाउ इसमें कौन सी इंडस्ट्रीज़ आती थी, एल्यूमिनियम, माइनिंग, मशीन टूल्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा. एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, मशीन टूल्स, मशीन के टूल्स बनाने वाली, फर्टिलाइजर्स, ये इंडस्ट्रीज़ आती थी. नेक्स्ट इज़ शेड्यूल C, एक्सक्लूसिवली कंट्रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर. यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही कंट्रोल करता था. एंड रिमेनिंग इंडस्ट्रीज, इनसे बची हुई जो इंडस्ट्रीज़ थी वो किसके अंडर आई, शेड्यूल C के अंदर. लाइक दिस दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द इंडस्ट्रीज़ इन द 3 शेड्यूल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री. नाउ देर इज़ अ इंडस्ट्रियल लाइसेंस ऑल्सो. अब इंडस्ट्रीज़ को कुछ लाइसेंसिंग फैसिलिटीज़ भी दी जाने लगी, ताकि हर कोई इंडस्ट्रीज़ खोल के ना बैठ जाए. तो उनको एक प्रॉपर लाइसेंस दिया जाता था, उनकी क्वालिटी देखी जाती थी. इट इज़ द रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर गुड्स. तो एक लाइसेंस दिया जाता था इंडस्ट्रीज़ को, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को जो भी वो मैन्युफैक्चर करते हैं वो यूनिट्स को वो जस्टिफाई कर सकें.
ठीक है। जैसे कि हमें कार ड्राइविंग करनी होती है तो हमें उसका लाइसेंस लेना पड़ता है ना कि तुम वो चलाने के लिए काबिल भी हो। तो लाइक दिस द पर्सन हैज़ टू टेक अ लाइसेंस टू स्टार्ट द इंडस्ट्री। अब सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। वी हैव टू टेक द लाइसेंस। एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस, अब उस इंडस्ट्रीज़ को तुमने सपोज स्मॉल स्केल है उसको लार्ज स्केल इंडस्ट्री बनानी है, for that sake also you have to take a license. Next is diversification of product. आप diversification of product, अगर आप product change करना चाहते हैं, if you are going to change, suppose आप Colgate प्रोड्यूस करते हो तो अब आप बिस्किट प्रोड्यूस करना चाहते हो, उसकी इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, then you have to take a license. तो लाइसेंसिंग बिकम ईजियर। अब लाइसेंसिंग क्या थी, ईजियर होगी इंडस्ट्रियल सेटअप करने के लिए, और उनके लिए लाइसेंस लेना इजी हो गया जो कि बैकवर्ड और रूरल एरियाज़ में अपनी इंडस्ट्रीज़ खोलना चाहते हैं। सो हेयर सी द नोट, द पर्पस ऑफ पॉलिसी वाज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। इस पॉलिसी का मेन पर्पस था कि रीजनल इक्वालिटी लाई जाए। नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या थी, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ खोली गई ताकि जो सिंपल जो पर्सन है हमारे कंट्री में वो कुछ अर्न कर सके। इन्वेस्टमेंट अंडर 5 लाख एट द टाइम ऑफ 1990। अगर कोई पर्सन 5 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है इंडस्ट्री खोलने के लिए, तो 5 लाख से नीचे जो जितना अगर स्पेंड करता है इंडस्ट्री खोलने के लिए, तो उस टाइप की इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है 1990 में। बट नाउ अ डेज इट चेंज इनटू 5 करोड़। 5 करोड़ तक से नीचे जो भी पर्सन स्पेंड करता है इंडस्ट्री में, दैट इज़ कॉल्ड अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इन 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी, करवे कमेटी, रिकॉग्नाइज पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग SSI टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उन्होंने वही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया, किसके लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। अब SSI इन्वेस्टमेंट अप टू 5 करोड़। फीचर्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के कुछ फीचर्स थे। बेस्ड ऑन लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यस इट इज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक थी। यहाँ पे मशीनरी यूज़ नहीं होती थी, सब लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलती थी। इससे क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ बढ़ गई। नेक्स्ट इज़ प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ होने लगा। मीन्स हर रीजन में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हुई तो उससे क्या हुआ कि जो रीजन्स हैं उनको जिस रीजन में इस इंडस्ट्रीज़ को खोला गया तो उसके जो अदर सोर्स थे उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिला। जैसे कि जहाँ पे इंडस्ट्री खुलती है तो वहाँ पे शॉप्स वगैरह भी खोली जाती हैं उनकी फैसिलिटीज़ के लिए, तो अदर पर्पस के लिए भी उनको जो पर्सनस थे उनको एम्प्लॉयमेंट मिला, उससे उनकी रीजनल ग्रोथ हुआ। प्रमोट्स इक्वालिटी, इट्स प्रमोट्स इक्वालिटी ऑल्सो, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जब खोली गई तो मतलब सब लोगों को एक इक्वालिटी में आ गए कि कोई भी एम्प्लॉयड नहीं रहा, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ खोलने के बाद हर जो पर्सन था वो बिज़ी हो गया अपने काम में, एंड दे विल गेट सम इनकम फ्रॉम दैट। अब सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, यस, तो ये जो सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब है कि जैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो बड़े पैमाने में प्रोडक्शन करते हैं, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से वो छोटे प्रोडक्ट्स बनवा के फिर वो क्या करते थे, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ उनको डिलीवर करती थी, और फिर वो उस स्मॉल पार्ट्स को, जैसे सपोज़ हमने एक कार इंडस्ट्री है तो कार इंडस्ट्रीज़ में नट बोल्ट्स हो गए और व्हील्स हो गई, ऐसी चीज़ें अगर उन्हें बनानी है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को दे दिया करते थे, ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ये पार्ट्स बना के उनको लार्ज स्केल इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, ताकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री डेवलप हो और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री साथ में डेवलप हो जाए। इसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीज़ इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP इंक्रीज़ हो गई। नेक्स्ट इज़ रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यस, रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, इट मीन्स जो प्रोडक्ट्स थे उनको क्या मिली, रिजर्वेशन मिली, वेरियस कंसेशंस मिले, वेरियस कंसेशंस दिए गए उन्हें, ताकि वो अपनी इंडस्ट्री को बढ़ा सकें। रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मीन्स इसका मतलब होता है कि सपोज़
एक डिसाइड कर दिया गया कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो इस रीजन की हैं वो सिर्फ व्हील्स ही बनाएंगी। तो रिज़र्व हो गए, उस प्रोडक्ट का रिजर्वेशन हो गई कि ये सिर्फ व्हील्स इसी एरिया में बनाई जाएंगी, ठीक है ना। तो दिस इज़ क्लियर टू यू दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एंड नाउ वी विल डिस्कस अ लास्ट टॉपिक, दैट इज़ फॉरेन ट्रेड। सी हेयर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमने पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी टाइम में भी पढ़ी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल्स ले जाके ब्रिटेन में ले जाके फिनिश प्रोडक्ट्स बना के फिर वापस ला करके हमारी इंडिया में सेल करती थी। तो हमने क्या सोचा, आफ्टर द 5 ईयर प्लान, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द 5 ईयर प्लान, वी हैव थॉट दैट अबाउट द फॉरेन ट्रेड, कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हम क्यों ना डेवलप करें अपनी कंट्री में। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मीन्स इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इट रेफर्स टू द रिप्लेसमेंट और सब्सटीट्यूशन ऑफ इम्पोर्ट बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब हमने क्या किया, हमने रिप्लेसमेंट की, जो दूसरी कंट्री से जो हम सामान मंगा के हमारी कंट्री में जो ब्रिटिशर्स बेचते थे उसकी बजाय हमने डोमेस्टिक प्रोडक्शन करनी शुरू की। सब्सटीट्यूशन कर दिया हमने, उसको ख़त्म कर दिया, इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट ख़त्म कर दिया, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को, हम अपने देश में प्रोडक्ट्स बनाने लगे वो वाले। नेक्स्ट इज़ अचीव 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव। उससे क्या हुआ, हमारे 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए। फर्स्ट इज़ सेविंग ऑफ प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज जो थी हमारी, प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज थी, वो हमारी सेव हो गई। अचीविंग सेल्फ रिलायंस, हमें संतुष्टि मिली कि हमने अपने देश के प्रोडक्ट्स बनाए, देश में प्रोडक्ट्स बनाए हैं, एंड नाउ वी आर यूजिंग आवर ओन प्रोडक्ट्स, वी आर not spending our precious money to the foreign exchange. Now see the third point, protection from import through. अब जो अगर import हमने करनी है, कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ we are rich and we can import the products। कुछ लोग जो नहीं माने import के लिए, तो उनके लिए क्या है, उन्होंने कुछ ड्यूटीज़ लगा दी गई, that is tariff and quotas। tariff and quotas means, here tariff means heavy duties charge करनी जाने लगी on import items, एंड कोट्स इज़ मैक्सिमम लिमिट ऑफ इम्पोर्ट बाय द प्रोड्यूसर। फर्स्ट क्या है कि तारीफ़ में क्या हुआ कि जो नहीं मान रहे थे इंपोर्ट करने से, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, हैवी ड्यूटीज़ लगा। ठीक है, तुम नहीं मानते हो तो तुम्हें हैवी ड्यूटीज़ पे करनी पड़ेगी। देखिए सपोज़ तारीफ, हैवी ड्यूटी चार्ज ऑन इम्पोर्ट। यस, जो लोग नहीं मानते थे इंपोर्ट करने के लिए, जो अपना स्टैंडर्ड दिखाना चाहते थे कि हम हाँ भाई स्टैंडर्ड चीज़ें हम फॉरेन कंट्री से मंगवाएंगे और हम वही लोगों को शो ऑफ करेंगे, फॉर उनके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, हैवी ड्यूटीज़ लगानी शुरू कर दी कि आपको लार्ज अमाउंट में ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, टैक्स पे करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू इम्पोर्ट द आइटम्स। नाउ नेक्स्ट इज़ कोट्स। कोट्स मीन्स मैक्सिमम लिमिट ऑफ इम्पोर्ट बाय प्रोड्यूसर, मतलब जो भी आपने इंपोर्ट करना है तो वो एक लिमिट में होगा। जैसे कि अब कुछ कंट्री से, फॉरेन कंट्री से कुछ पर्सन गोल्ड लेके आते हैं, तो एक गोल्ड की लिमिट उन्होंने फिक्स कर दी गई कि अप टू 1 लाख यू हैव टू ब्रिंग अ गोल्ड फ्रॉम अदर कंट्री टू आवर कंट्री। ठीक है, उससे ज़्यादा आप नहीं ला सकते। अगर उससे ज़्यादा आप लाओगे तो आपको मैक्सिमम लिमिट रखी गई, उससे ज़्यादा पे करोगे, लाओगे तो आपको पे करना पड़ेगा। So this is the policies implementation by the government for increasing the foreign trade. Next is the critical appraisal of the industrial development. अब industrial development के कुछ appraisals थे, that is promotion of GDP। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्रीज़ हुआ, यस नेचुरल है, हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो गया। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकम वेल डाइवर्सिफिकेशन, यस जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थे वेल डेवलप्ड बन गए। फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई हमारे देश में, फॉरेन कंपटीशंस हो गया। ठीक है, फॉरेन कंपटीशन हो गया किसकी वजह से, प्रमोट करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को। लाइसेंसिंग फैसिलिटीज़ पॉलिसीज़ स्टार्ट की गई, लाइसेंसिंग पॉलिसीज स्टार्ट हुई। पब्लिक सेक्टर का इंटरफेरेंस हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में हुआ ताकि हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप कर सकें। So my dear students, our chapter 2 has completed overhead. You have to complete the notes and send to me. Thank you. Have a nice day.